नमस्कार। अब आइए, पारा 21 तक हमने लास्ट पढ़ा था। अब हम चर्चा करते हैं कि उसके बाद स्कीम में और क्या क्या पाराज हैं और वो क्या क्या कहती हैं। तो पारा 22 डिलीटेड है, तो हम पारा 23 से शुरू करते हैं। तो पारा 23 क्या बात करता है? वो कहता है कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड जो है, इस फंड का एक कमिश्नर होगा जो पूरे इस फंड की देखभाल करेगा। और ये भी है, इसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी समय में अगर ये पाती है कि जो कमिश्नर है जो नियुक्त है वो अगर इसके इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहा है, इस फंड के इंटरेस्ट पे, तो वो उसके इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। तो ये कोल माइंस प्रोविडेंट फंड के कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में कहा गया पारा 23 में। पारा 24 क्या कहा गया है? ओपनिंग ऑफ रीजनल ऑफिसेज। इसकी बात इसलिए कही गई है क्योंकि हमने ये पाया है कि कोल माइंस कई स्टेट्स में हमें प्राप्त हुए हैं, तो उन लेबरर्स की, उन एम्प्लॉयज की सुविधा के लिए ऐसे रीजनल ऑफिसेज खोले जाएंगे और लोकल ऑफिसेज खोले जाएंगे, जिससे कि जो कोल माइंस के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको सुविधा हो वहाँ पर अपने उस चीज उनकी सुविधाओं के लिए रीजनल ऑफिस का निर्माण इस स्कीम के अंतर्गत, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत किया जाएगा। उसके बाद अब शुरू होता है पारा 25। यहाँ से शुरू जो होता है कि कैसे कौन मेंबर बनेंगे और कैसे कंट्रीब्यूशंस चलेंगे। कंट्रीब्यूशन पे ये सारी जो चर्चा है पारा 26 से अगर हम चलें तो ये सारे 20 कंट्रीब्यूशन की चर्चा की गई है। तो हम फिलहाल पारा 32 तक ही कंट्रीब्यूशन चलेंगे, उसके बाद भी चर्चा करेंगे, तो उसमें कंट्रीब्यूशन पे ही चर्चा की गई है। तो ये क्लियरली समझ लीजिए कि पारा 25 ये क्या कहता है कि क्लास ऑफ एम्प्लॉयज टू ज्वाइन द फंड। ऐसे कौन है जो मेंबर इस फंड के बनेंगे? तो इस फंड के मेंबर वो सारे बनेंगे जिसकी चर्चा हमने पारा सेक्शन 2B में की है, जिसमें हमने बताया कि कौन कौन से मेंबर उसके बन सकते हैं। उसमें ही ये बात कही गई है कि जो भी कोल माइंस इसमें काम करना चाहता है, जो भी कोल माइन में काम करेंगे वो इसके मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद पारा 26 से पारा 32 पे अगर जाए तो पूरे इसमें कंट्रीब्यूशन की ही बात की गई है। तो आप ये देख लें, इलेक्शन फॉर कंटिन्यूस ऑफ मेंबरशिप ऑफ सर्टेन अदर प्रोविडेंट फंड। मतलब क्या चाह रहा है कि जो भी दूसरे फंड के भी हैं, अगर वो यहाँ इस फंड में आना चाहते हैं तो इस फंड में आ सकते हैं और उनको चुनने का अधिकार है। उसके बाद पारा 27 ये क्या कहता है? रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन मतलब एक एम्प्लॉय इस फंड में कितने पैसे अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो समय के अनुसार, चूंकि हम लोग को मालूम है कि ये स्कीम 1948 में आई है, तो इस 48 के बाद कई सारे बदलाव होते गए हैं। तो अगर हम एक छोटा सा टेबल अगर देखें तो हमें पाएंगे कि 1958 से लेकर 1962 तक 6.5% था रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों तरफ से हुआ करता था। 1962 से 91 तक 8% था। मुझे लगता है कि ये टेबल को याद कर लेना बहुत आवश्यक है, ताकि ये अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अगर कोई जानकारी है तो ये ऐसी जानकारी ये होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चला है। 1962 से 31/3/1991 तक ये 8% रहा है। 91 से लेकर 2000 तक 10% और 2000 से लेकर अभी तक 12%। मतलब अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्कीम में सीएमपीएफ के अगेंस्ट में एम्प्लॉय की तरफ से वो 12% है और उसी का इक्वल शेयर एम्प्लॉयर भी जमा करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं 27A में। 27 में क्या गया? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? ये कंट्रीब्यूशन, ये जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा भी अगर एम्प्लॉय समझता है कि ना वो कुछ पैसा वो डिपॉजिट कर सकता है अपने वेजेस से, तो एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का एक उनको ऑप्शन दिया गया है। इसके अंतर्गत वो अपना पैसा जमा कर सकती है और जब वो चाहती है कि हमारा वेरिफिकेशन बंद हो जाए तो एक रिटन कंसेंट में जो कमिश्नर या जो उनके द्वारा ऑथराइज्ड अफसर, रीजनल हेड जो भी होंगे, उनके सजेशन लेकर वो अपने पैसे सारे विड्रॉ कर सकती है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का। और ये ध्यान रखना है कि जब भी हम जो एक अकाउंट्स का एक बेसिक फंडा है कि कोई भी जो अमाउंट होगा उसको हम नियरेस्ट यूपी में, अगर वो 5 से ज़्यादा होता है तो नियरेस्ट यूपी में डाइवर्ट कर देते हैं, जिसकी 27B में चर्चा की गई है। उसके बाद 28 में क्या बोला गया है? पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब कि कैसे पेमेंट करना है कंट्रीब्यूशन को। तो पेमेंट कंट्रीब्यूशन वो कर सकती है, पेमेंट जो कंट्रीब्यूशन करती है या तो अकाउंट पे चेक के जरिए, निफ्ट के जरिए, ये इसकी चर्चा की गई। जो एम्प्लॉय डिपॉजिट करता है और वो पेमेंट हमारे कंट्रीब्यूशन हमारे अकाउंट नंबर 1 में आता है। जो अकाउंट नंबर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको ऑथराइज कर दिया गया है कि ये जो आएगी वो हमारे अकाउंट नंबर 1 में आएगी। दूसरी बात है, फिर कहा गया रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन।
रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? इट मीन्स कि अगर कोई डिपॉजिट उसके जो मंथ स्टार्ट की तो 1 महीने के 15 दिन के अंदर अगर नहीं भेजा जाता है हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसकी रिकवरी उसके वेजेस से की जाएगी, एम्प्लॉयर से की जाएगी, ना कि मेंबर से। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो भी कंट्रीब्यूशन का रिकवरी होगा, जो उसका एम्प्लॉयर होगा, उसी से किया जाएगा। एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है वो एम्प्लॉय से कैसे कैसे वो उससे कंट्रीब्यूशन लेता है, और वो एम्प्लॉय के वेजेस से ही कंट्रीब्यूशन लेगा, उसके अलावा वो कहीं से नहीं लेगा। ये ध्यान देने की बात है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी क्या होती है, क्योंकि एक एम्प्लॉयर जिस तरह कोल माइंस के है, उसी तरह कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो भी एक एम्प्लॉयर है, तो उनकी भी क्या ड्यूटीज है? उनकी ड्यूटीज मेनली यही है, वो सुनिश्चित करना कि जो वो एम्प्लॉय करता है तो उसके 15 दिनों के अंदर वो उसके कंट्रीब्यूशन को या एम्प्लॉय करने के 3 दिनों के अंदर वो एम्प्लॉय जो है कॉन्ट्रैक्टर, वो कंट्रीब्यूशन को सीपीएफ में डिपॉजिट करे। ये उसकी जिम्मेवारी है। वो अपने जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उसके वेजेस से ही कटेल करेगा, और एक स्पष्ट व्याख्या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में की गई है। उसी तरह पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल मेंबर क्या है? जो भी पेमेंट कंट्रीब्यूशन जो है, जब इनिशियल मेंबर बने हैं, इनिशियल मेंबर में उनको कुछ सुविधाएं भी दी गई थी, ताकि वो जैसे उन्हें 6 महीने का गैप दिया गया था, छुट्टी दी गई थी, कुछ लीव है, लीव के जरिए भी वो चीजें कंट्रीब्यूशन को टाल सकते थे, मतलब 6 महीने तक उनको एक गैप दिया गया था। तो इसी की विस्तार रूप से चर्चा की गई है कि क्या है। उसके बाद पारा 32 क्या है? लंपसम कंट्रीब्यूशन। लंपसम कंट्रीब्यूशन मीन्स क्या है? जैसा मैंने बताया कि ये चूंकि योजना जो 1948 में आई, तो एक उस समय चूंकि फंड का कोई क्राइटेरिया नहीं था, तो इसलिए एक जो एम्प्लॉयर थे, एम्प्लॉयर और सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, उनके द्वारा कुछ फंड को इसमें दिया गया था, जिससे हमने कहा कि इसको रिजर्व अकाउंट में डाला गया था, जिसको हम लोग लंपसम कंट्रीब्यूशन की कहते हैं, जिसकी चर्चा पारा 32 में की गई। तो हमने ये देखा कि आज हमने पारा 23 और पारा 32 से जो चर्चा की है, उसमें हमने पाया कि पारा 26 से जो एक तो कैसे एम्प्लॉय बने, कैसे मेंबर बनेंगे, सब्सक्राइबर बनेंगे, और कंट्रीब्यूशन कैसे होगी चर्चा होगी। आगे भी कंट्रीब्यूशन पे ही विशेष बात की गई है, जिसकी हम चर्चा अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी हम इस पे चर्चा करते हैं। धन्यवाद।